अरे वो देखो, सूरज नीचे आ रहा है। विद्युत के ये कहते ही वहां खड़े लोग हंसने लगे और उसे एक पागल लड़का समझकर अपने अपने काम पर लग गए। लेकिन विद्युत को किसी खतरे का आभास हुआ और वो तेजी से दौड़ता हुआ एक मीनार पर चढ़ गया, जहां पर एक अग्निकुंड था। इस अग्निकुंड में आग लगाकर ताकतवर वीरों को खतरे का इशारा किया जा सकता था। लेकिन तभी उसे वहां कुछ सैनिक दिखाई दिए और उन्हें देखकर विद्युत के कदम रुक गए। अगर मैंने इन सैनिकों को कुछ बताया तो ये लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे इनसे छुपकर जाना होगा। ये सोचकर विद्युत अपने झोले में से एक लाल पाउडर की पुड़िया निकालता है और भीड़ पर फेंक देता है, जिससे भीड़ में भागम भाग होने लगती है और वहां खड़े सैनिकों का ध्यान भी भटक जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर विद्युत तेजी से उस मीनार पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी एक सैनिक की नजर विद्युत पर पड़ जाती है। ए लड़के, कहां जा रहा है? वहीं रुक जा, वहां जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। रुक जा, वरना तुझे दंड मिलेगा। ये कहकर वो सैनिक जोर से चिल्लाते हुए विद्युत के पीछे भागने लगता है। 14 साल का विद्युत वैसे तो बहुत कमजोर था, पर उसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज थी। उस मीनार पर पहुंचकर विद्युत अपने हाथ में ली मशाल को वहां बने एक अग्निकुंड में फेंक देता है और उस मीनार की मशाल के जलते ही राज्य के चारों कोनों की मशाल भी एक एक करके जलने लगती है। और तभी वहां खड़ी भीड़ में कानाफूसी होने लगती है। अरे ये मशाल किसने जलाई? ये तो चेतावनी के लिए। क्या किसी ने राज्य पर हमला किया है? चारों ओर मशाल जलते ही उस राज्य के रक्षक वेदा भी वहां पहुंचते हैं और आते ही सैनिकों से सवाल करते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे ये मशाल किस लिए जलाई है? और तभी वेदा को अचानक हवा में गर्मी का एहसास होता है और उनको सारा माजरा समझ आ जाता है और वो बिना सैनिकों की बात सुने आसमान की तरफ उड़ जाते हैं और आसमान से आ रहे उस आग के गोले पर अपनी बर्फीली शक्ति से प्रहार कर उसे हवा में गिरने से रोक देते हैं। महान वेदा एक वक्त पर सुपर 7 वॉरियर का हिस्सा थे, जो आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली दल था। पर समय के बढ़ते बढ़ते अब सुपर 7 वॉरियर दल अलग अलग हो गए थे, जिनमें से कुछ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और कुछ ने आर्यवर्त के लीडर और रक्षक की उपाधि ले ली थी। तो आगे और क्या होगा इस कहानी में? कौन है ये विद्युत और क्या वो बच पाएगा महान ऋतिक वेदा से? जानते हैं आगे। जैसे ही ब्रह्मपुरी राज्य के रक्षक ऋतिक वेदा ने अग्नि शक्तियों से घिरे उस बूढ़े आदमी को बचाया, वो समझ गए कि वो कौन था। नीचे जमीन पर खड़े लोग ऋतिक वेदा और उस बूढ़े आदमी को हैरानी से देख रहे थे और ऋतिक वेदा उस बूढ़े आदमी को बचाने के बाद उससे बोले, क्या तुम कभी एक जगह आराम से नहीं रह सकते? इधर वो सैनिक उन दोनों को देखने में मशगूल थे। उतने में विद्युत उन दोनों को चकमा देकर भीड़ में जाकर छुप गया और तभी वो सैनिक इधर उधर देखते हुए बोला, अरे ये लड़का किधर गया? ये तो बहुत चालाक निकला। अगली बार ये मीनार के आसपास भी दिखाना तो देखना मित्र, मैं उसके हाथ काट दूंगा। अपने साथी सैनिक की बात सुनकर दूसरा सैनिक हंसते हुए बोला, ये तुम 15वीं बार कह चुके हो। उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। उधर आसमान में ऋतिक वेदा और वो बूढ़ा आदमी बात कर ही रहे थे कि तभी एक और ताकतवर शक्ति उनके पास आकर रुकी। अचानक आई उस खूबसूरत पंखों वाली लड़की को देख वो बूढ़ा आदमी बोला, ये लो आ गई मुसीबत। मैं इसी से बचकर भाग रहा था। न जाने इस खूबसूरत लड़की को मुझ बूढ़े आदमी से इतना लगाव क्यों है। उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये सुनते ही वो लड़की अपनी मस्त अदाओं के साथ अपने पंखों को बड़ी धीमी रफ्तार से लहराते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। इस लड़की का नाम था दुदुसी या धर्मपुरी, जो कभी शक्तियों के मामले में इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रहस्यमयी स्थान था। उस राज्य के लीडर की छोटी बहन थी और तभी लीडर ऋतिक वेदा ने अपने सामने खड़ी दुदुसी को देखकर कहा, दुदुसी अपनी शक्तियों को काबू में रखो और चली जाओ यहां से, वरना अगर तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं तो इस बूढ़े से मुझे मेरा वो अग्नि ग्रंथ दिलवा दो, मैं चली जाऊंगी। अपने सामने खड़ी दुदुसी की ये बात सुनकर वो बूढ़ा योद्धा, जिसका नाम सिल्वर थामा था, नाराजगी से बोला, ये मेरी जीवन की पूंजी है और मैं इसे अपने वारिस को दूंगा, तुम्हें नहीं। अगर मेरी शक्तियों पर शील नहीं चढ़ी होती मैं तेरी जबान काट देता। देखो मेरे पास वक्त नहीं,
मेरे लीडर ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस ग्रंथ को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। इसलिए लीडर वेदा, आप मेरे रास्ते में ना आए, वरना मैं इन सबको अंधा कर दूंगी। और दुदुसी इतना कहकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगी, जिससे सैकड़ों लोगों के दर्द से कहराने की आवाजें आने लगी। ये देख वेदा ने अपने हाथ को हवा में लहराया और वो ग्रंथ उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने वो ग्रंथ जमीन की तरफ फेंकते हुए दुदुसी से कहा, जाओ इन्हीं लोगों के बीच से ये ग्रंथ ढूंढ कर ले लो। इससे पहले कि दुदुसी उस ग्रंथ को ढूंढती, ऋतिक वेदा ने अपनी शक्तियों की मदद से एक शील बना दी, जिससे इंद्रपुरी साम्राज्य के ऊपर एक कवच बन गया। जब दुदुसी ने देखा कि उसके कदम आगे बढ़ाते ही वो हमले का शिकार हो सकती है, तो वो घबरा गई। और तभी रक्षक ऋतिक वेदा ने भी अपने चक्रों को जागृत करके एक बड़े ही भयानक शेर का रूप धारण कर लिया और उस लड़की पर प्रहार करने लगे। तभी उनके पीछे खड़ा बूढ़ा थामा बोला, रुको, हम उसे नहीं मार सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक महायुद्ध होगा और फिर हजारों लोग मारे जाएंगे, इसलिए इसे जाने दो। ये देख ऋतिक वेदा, जो कि एक शेर के रूप में थे, तेज दहाड़ के साथ अपनी भारी आवाज में बोले, जाओ, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा मन बदले। दुदुसी समझ गई अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर दुदुसी वहां से चली गई। उसके जाते ही वो दोनों नीचे जमीन पर आकर उस ग्रंथ को ढूंढने लगे, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी उनको वो ग्रंथ नहीं मिला और वेदा थोड़ा परेशान सा दिखाई देने लगा। उसे उस हाल में देखकर थामा ने वेदा से कहा, अरे वेदा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसे कोई आदमी अगर खोलेगा तो मुझे आभास हो जाएगा और मैं उसे ढूंढ लूंगा। चलो अब मैं चलता हूं, मुझे ट्रेनिंग भी करनी है। ये कहकर थामा वहां से तेजी से उड़कर आसमान में गायब हो गए। वेदा अपने दोस्त को रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि बूढ़े थामा को अकेले रहना ही पसंद था। वहीं दूसरी ओर गुफा के अंधेरे में एक लड़का जगमगाते मोती के रोशनी में किसी किताब को पढ़ते हुए खुद से बोला, ये तो अग्निशक्ति ग्रंथ है। अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं मुकाबला जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा से पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने के लिए बोलूंगा और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत कर ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट थी, जो दूसरे ही पल उदासी में बदल गई। वो लड़का बोला, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मेरे पास ये लोहे का भाला है और माँ का दिया लॉकेट। मैं 3 दिन बाद के मुकाबले में हिस्सा कैसे लूंगा? मुझे बस भागना आता है, बचना और लड़ना तो आता ही नहीं। और तभी उसका लॉकेट चमकने लगा और इसी के साथ एक हवा का झोंका आया, जिससे ग्रंथ के पन्ने पलटने लगे और ग्रंथ का पहला पेज खुल गया, जिस पर लिखे शब्द चमकने लगे और वो शब्द रोशनी का रूप लेकर उसके दिमाग में जाने लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़के को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही उस जानकारी के दिमाग में जाने से उस लड़के को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे हिला हिलाकर जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तभी उसे सामने अपनी बूढ़ी दादी नजर आई। बेटा विद्युत, तुम यहां क्यों सो गए? चलो उठो, खाना खा लो। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने उठकर अपने कपड़े ठीक किए और आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई और उसने सोचा कि उसकी दादी ने उसे कहीं रख दिया होगा। बाहर आने पर विद्युत ने देखा कि बाहर बहुत बिजलियां कड़क रही थी और तभी एक बिजली सीधा विद्युत पर आकर गिरी, जिससे उसके शरीर को तेज झटका लगा और विद्युत के कपड़े बिजली के झटके से चिथड़ों में बदल गए और शरीर से कमजोर होने के कारण वो फिर से बेहोश हो गया। करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो एक झोपड़ी में था। उसने अपने शरीर को देखा तो उसके कपड़े बदले हुए थे, जिसने विद्युत के चेहरे की हैरानी को और भी अधिक बढ़ा दी और विद्युत हड़बड़ाकर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी दादी को आवाज लगाने लगा। विद्युत के अचानक चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी दादी हड़बड़ाकर कमरे में आई और बोली, तू होश में आ गया नालायक? आजकल तू बहुत शैतान और आलसी हो गया है।
कोई भी काम बोलो जाकर सो जाता है। इस बार तो हद कर दी, अपने कपड़े भी फाड़ दिए। बाहर एक बूढ़े आदमी को तू बेहोश मिला, वही तुझे लेके आया है और वो तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा है। कह रहा है कि वो तुझे जानता है। फिर जब दादी के कहने पर विद्युत ने बाहर जाकर देखा तो अपने सामने खड़े उस शख्स को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो बड़बड़ाते हुए बोला, आप यहाँ कैसे? मतलब आपको उस गुफा के बारे में कैसे पता चला? विद्युत का सवाल सुन वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा और विद्युत के करीब आकर फुसफुसाते हुए उसके कान में बोला, बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम है। मुझे तो ये भी मालूम है कि मेरा वो अग्नि ग्रंथ तुम्हारे ही पास है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं तुमसे वो ग्रंथ लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने आया हूँ। थामा के ये कहते ही विद्युत ने उसे बताया कि वो शक्ति महल में होने वाले मुकाबले के लिए जाना चाहता है। ये जानकर थामा उसे अपने साथ मुकाबले से पहले होने वाली पंजीकरण प्रक्रिया के लिए शक्ति महल ले आते हैं। लेकिन वहां विद्युत की एक लड़के से थोड़ी किचकिच हो जाती है, क्योंकि वो विद्युत का मजाक उड़ा रहा था। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको लगता है विद्युत को आज बहुत बढ़िया वाली मार पड़ने वाली है, लेकिन बदले में विद्युत उस लड़के को धूल चटा देता है और सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके बीच बढ़ते झगड़े को देखकर वहां के कमांडर युद्ध शांत करवाते हैं और फिर थामा के साथ मिलकर विद्युत की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद थामा विद्युत को शक्ति महल से दूर एक पहाड़ी पर ले आते हैं और उससे कहते हैं, देखो विद्युत, कल जो मुकाबला होने वाला है उसमें 1000 से अधिक योद्धा भाग लेंगे और इस मुकाबले के पहले भाग का नियम है, योद्धा का पहला चक्र जागृत होना आवश्यक है। इसलिए आज मैं तुम्हारे मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। थामा के ये कहते ही विद्युत उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गया और अपना लॉकेट उतारने लगा कि तभी आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और वो जलकर राख हो गया। ये देखकर विद्युत डर गया। डरो मत विद्युत, जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। इस तरह डरोगे तो ब्रह्म योद्धा कैसे बनोगे? वहीं दूसरी तरफ उस पहाड़ी से दूर महाराज नागार्जुन ने वेदा को तुरंत बुलाया और उनसे कहा, वेदा, ये प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है। लगता है किसी ने बिजली की शक्ति का आवाहन कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत इसका पता लगाऊंगा। इधर विद्युत ने अपना ध्यान केंद्रित कर आचार्य थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, उसके आसपास की बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। तभी आचार्य ने देखा कि विद्युत कांपने लगा है। उसका शरीर पीला पड़ रहा है और उस पर दरारें पड़ रही है। वो दरारें विद्युत के पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा पहुंची थी। ये देख थामा घबरा गए। हे भगवान, ये बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही है? विद्युत की हालत बिगड़ती जा रही थी और तभी थामा तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, ये शक्ति तुम्हारी है। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। दर्द और पीड़ा से उसके दांत कड़कड़ाने लगे और उसने एक तेज आवाज में चीख निकाली और वो बेहोश हो गया। तो आगे क्या होगा इस कहानी में? आखिर क्या हुआ विद्युत को? क्या थामा विद्युत की कोई मदद कर पाएंगे? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये कहानी ब्रह्म योद्धा।